अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और अभी थोड़ी सी लाइटिंग आपको कम लग रही होगी क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया है। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, जो मेरी सेकंड वाली सिस्टर इन लॉ है, उनके यहाँ जा रही हूँ। आज उन्होंने दावत रखी है क्योंकि, और इससे पहले जो थी वो इफ्तार और डिनर वो बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ के घर था। तो आज जो है वो मैं अपनी सेकंड सिस्टर इन लॉ के घर जा रही हूँ। और बस मैं तो रेडी हूँ। तो अभी उस्मान आ रहा है तो मैं उसके साथ चली जाऊँगी, बाकी लोग बाद में आएंगे। मैं हमेशा जैसे एज़ यूजुअल मैं हमेशा पहले ही तैयार हो जाती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके भी एट लास्ट मैं ही तैयार हो जाती हूँ पहले। और जब तैयार आप हो जाते ना तो फिर आपको बड़ी उलझन होती है कि बाकी सब तैयार नहीं, आप तैयार होकर बैठेंगे। अच्छा, ये वाला सूट जो है आप देख रहे होंगे, ये वाला। अब आप कहेंगे कि बार बार एक ही बात कहती है, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और मैं इसलिए बताती हूँ आपको कि अगर आपको भी ऑनलाइन मंगाना है तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार पता नहीं सही हो रही हो। बट मैं पहले अगर बिल्कुल किसी नई जगह से मंगा रही होती हूँ तो पहले एक चीज़ मंगाती हूँ, वो जब सही होती है तो उसके बाद मैं एक दो चीज़ें फिर वहाँ से और मंगाती हूँ। मगर अगर बिल्कुल किसी से खाड़ी है, आइडियाज़ ये सब तो इन सब का तो सबको पता ही रहता है। मगर एक न्यू कोई वेबसाइट होती है तो उससे जब आप मंगाएं तो पहले एक चीज़ मंगा कर देखें, अगर वो अच्छी होती है तो फिर सेकंड टाइम हम उससे और मंगाएं। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, जो मैंने कल आपको बताया था वो दनूरी से था। फेसबुक पे पेजेस आते रहते हैं, उसमें आप देख लें। और ये वाला जो है ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बट मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ से मंगाया था। मगर ये बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, बहुत सॉफ्ट है। और ये 3 पीस था इस। अच्छा, मैंने आपको घर पे बताया था ना, मैं अपने सूट के बारे में बता रही थी। उसके बाद जो है वो मेरा मोबाइल जो है वो बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई थी। तभी मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर आई हूँ। और ये वाला सूट भी मैं बताई थी, ये मैंने ऑनलाइन लिया था, मगर मुझे अभी याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ से मंगवाया था। याद आएगा तो बता दूँगी। 3 पीस था, इसकी शलवार वाइट है, बाकी ये पूरा सूट जो है वो बना हुआ था। ये सब सिर्फ सिलवाया है मैंने इसको। और आज राना बाजी मेरी सेकंड सिस्टर इन लॉ है, उनकी घर दावत है ईद की। तो मैं आपको उनका घर दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट किया हुआ है इन्होंने। तो मैं आपको दिखाती हूँ उनका घर। सबसे पहले मतलब ये है मुस्तफ़ा का कमरा, और बहुत अच्छा राना बाजी माशाल्लाह से। इनका घर देख के मुझे बहुत खुशी होती है। ये इतना वेल सेटल्ड, हर चीज़ ऑर्गेनाइज, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बड़े बेटे का कमरा है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये इसके सामने टेरेस है, ये उसका कमरा है। अब मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाती हूँ, उनकी एंट्रेंस भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये लाउंज है सामने, ये बच्चे देखें, ये देखें, ये किचन है राना बाजी का। ये देखिए राना बाजी का लाउंज है। ये टीवी रखा हुआ है, साथ में उन्होंने अपने शो पीसेस रखे हुए हैं। शो पीसेस इनके घर के इतने अच्छे होते हैं। और ये यहाँ पर जो संडे बाज़ार लगता है अलादीन के पास, यहाँ पर वहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने कलेक्ट की। तो अब मेरा भी इस दफ़ा इरादा है कि मैं जब ज़्यादा लंबी छुट्टी पाऊँगी, अभी जून जुलाई की जाऊँगी, तो लाजमी मैं संडे बाज़ार जाऊँगी जो अलादीन के पास लगता है। वहाँ पे पठानों के पास शो पीस बहुत अच्छे होते हैं, बस आपको सिलेक्शन करनी होती है और बहुत कम प्राइसेस में होता है एज़ कम्पेयर टू आप बड़ी बड़ी शॉप्स पर जाते हैं। तो आप देखें, जैसे ये फ्लावर है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको बहुत रीज़नेबल प्राइस पर 200 की, 300 की, 600 की, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए, अब मेज़ पर जो वाज रखा हुआ है उसके फ्लावर्स रखे हुए। ये वाला मटेरियल कितना महंगा मिलता है किसी शॉप पर जाए, मगर उनके यहाँ जो है हर चीज़ माशाल्लाह से उन्होंने वहाँ से लेकर कलेक्ट की हुई है। तो मैं आपको भी इनका ड्राइंग रूम दिखा। ये है राना बाजी का ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम में मेरा ये बस कि ये राना बाजी का ड्राइंग रूम है। नो टच नहीं करना मुन्नी चीज़ें। ये आप राना बाजी का ड्राइंग रूम देखें, मतलब मुझे इतनी खुशी होती है इनके घर आकर और उनके घर की जो सेटिंग है ना वो देखकर। ये सारी जो चीज़ें आपको नजर आई ना, शो पीस, ये वाला, ये सब इन्होंने कलेक्ट किए हैं, जमा किए हैं। और सब जो संडे बाज़ार से लिए। तो फ्लावर्स देखिए, अब ये वाले फ्लावर्स अगर आप किसी बड़ी शॉप पर जाकर लेते हैं, ये बाज़ तो आपको 1000, 5-6 हज़ार से कम के नहीं मिलेंगे। एक डंडी मैंने ऑनलाइन 2-3 दफ़ा देखे,
तो उसका एक सिर्फ डंडी जो है वो 2-2.5 हज़ार की मिलती है। तो ये तो पूरा बंच है। ये देखें, ये देखें, ये शो पीस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए छोटा सा वाज है वाइट कलर का, इसके फ्लावर्स हैं। तो ये अब ये देखें, ये पूरा इन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ है। अब ये वाला मटेरियल सेरेमिक का जो होता है कितना महंगा मिलता है। आप शॉप पर जाएँ, इसका एक वाज आपको इतना महंगा मिलेगा। ये वाला मटेरियल आप देखिए कितना महंगा मिलता है। मगर ये सब चीज़ें मैं इस दफ़ा पक्का इरादा किया हुआ है कि मैं जून जुलाई में आऊँगी तो संडे बाज़ार लाजमी जाऊँगी। सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की हैं, जमा की हैं संडे बाज़ार से, अलादीन वाले। तो अगर आप लोग कराची में रहते हैं तो लाजमी अलादीन संडे बाज़ार है कराची, अलादीन के पास लगता है, वहाँ जाएं तो आपको लाजमी मिलेगा सारी चीज़ें। ये ओवरऑल इनका ड्राइंग रूम है, ये पेंटिंग है ये इनका। तो ये सारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। सब चीज़ें इनकी ना बहुत अच्छी हैं। बस ये कि आपको जाकर देखना पड़ता है कि क्या चीज़ आपके घर के लिए आपको चाहिए, क्या चीज़ आपके घर के लिए सूटेबल है, क्या चीज़ सही रहेगी। तो जाकर खुद से देखना पड़ता है। मैं आपको इनकी एंट्रेंस दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी एंट्रेंस है इनकी। अच्छा, ये वाला वाज देखें आप, ये वाज और ये फ्लावर्स, ये भी संडे बाज़ार से लिए इन्होंने। अच्छा मैं आ रही हूँ। ये देखें इन्होंने लगाया हुआ है कार्ड्स वगैरह यहाँ पे लगाए। ये देखें, तो ये पूरा बंच देखें ना। और ये वाज कितना, ये भी संडे बाज़ार से। ये आप नॉर्मल अगर किसी बड़ी शॉप से लेते तो आपको 10-12 हज़ार तक का ही मिलेगा, अगर मिलेगा तो। कम से कम बता रही हूँ आपको। फ्लावर्स आप देखिए कितना खूबसूरत है। इसके बाद अच्छा, ये राना बाजी की एंट्रेंस है। ये देखिए एंट्रेंस भी माशाल्लाह इन्होंने देखिए पूरे फ्लावर्स से, पूरा फ्लावर से सजाई हुई है पूरी एंट्रेंस है। ये दोनों दीवार वॉल पर भी सब चीज़ें लगाई हुई हैं। तो ये एंट्रेंस है राना बाजी की। ये स्टेयर्स है, नीचे से आते हैं, यहाँ से सारी इनकी एंट्रेंस है। ये सारे प्लांट्स इन्होंने सब आर्टिफिशियल नहीं है, तो ये सब लगाए हुए हैं। ये सामने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा जो मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर ये कितना प्यारा लग रहा है। बस अब यहाँ से एंटर होते हैं। ये सामने टेरेस है जिससे बाहर आप देख सकते हैं। सब बैठे हुए हैं, इसलिए वहाँ मैं नहीं बना रही। वो राना बाजी का रूम है, वो मैं शायद आपको पिछली दफ़ा रमज़ान में मैंने आपको टूर दिया था उसका। ये इनके बेटों का कमरा है। एक मुस्तफ़ा का वो था बड़ा वाला, वो एक बड़े वाले बेटे का। ये मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और हमज़ा का रूम है। और ये भी इन्होंने माशाल्लाह से देखें इतना अच्छा सेट किया हुआ है। ये इनकी स्टडी टेबल है, साइड पे ड्रॉर्स हैं जो उनकी बुक्स वगैरह सब रखते हैं अपनी। यहाँ पर बैठकर अपना काम वाम करते हैं। और ये है इनके पास कोई साइकिल है शायद, आई थिंक ट्रेडमिल है कि साइकिल है। ये सोफ़े हैं और सॉरी चेयर्स हैं कॉर्नर्स की। ये तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर को किस तरह से मेंटेन करते हैं, कितना शौक़ है आपको घर को सजाने का। तो अब इस दफ़ा मेरा पूरा पक्का इरादा है। बाकी उस कमरे का अगर सब चले जाएंगे तो फिर मैं आपको एक दफ़ा और टूर दूँगी। अभी सब बैठे हुए वहाँ पर। तो बस ये आप समझ लें कि होम टूर भी राना बाजी का हो, क्योंकि हर दफ़ा ये होता है कि बहुत जल्दी जल्दी होता है। अभी गेस्ट आ जाएंगे तो मैंने कहा चलो मैं पहले होम टूर दे देती हूँ राना बाजी के घर का। तो आपको भी अगर कुछ शो पीस से मुताल्लिक, डेकोरेशन पीस से मुताल्लिक कोई भी मालूमात तो नहीं मैं आपको बता चुकी हूँ। आप संडे बाज़ार जाएँ, अलादीन के पास जो लगता है बहुत अच्छा है। अब मैं अभी तक गई नहीं हूँ, तो अब इंशाल्लाह अब तो हम जा रहे हैं। तो जब वापस आऊँगी मैं जून में तो लाजमी जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी लेनी है चीज़ें। कुछ मैं वहाँ से ली नहीं है, मगर वहाँ बहुत महंगी मिलती हैं। और किसी भी बड़ी शॉप से आप लेते हैं या नॉर्मल जो शॉप्स होती हैं डेकोरेशन पीसेस की, तो बहुत हाईली प्राइस होते हैं। तो अब मैंने भी इस दफ़ा सोचा कि संडे बाज़ार से मैं अपने वहाँ इस्लामाबाद के घर के लिए भी और इस घर के लिए भी कुछ चीज़ें लूँगी, क्योंकि अब तो टाइम इतना है नहीं, हम संडे को जा ही रहे।
तो आप देखिए जितने भी वाज मैंने आपको दिखाए, शोपीस दिखाई, सब संडे बाज़ार के उन्होंने लेकिन और सिर्फ शोपीस ही नहीं, ग्लास, क्रॉकरी, प्लेट्स, सारी चीज़ें, मतलब रग, ईच एंड एवरीथिंग। आपको पता है रग वहाँ कितने महंगे मिलते हैं, पठानों के पास बहुत महंगे रग होते हैं। मगर तो आपके शौक़ पर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का शौक़, आपको बर्तनों का शौक़ है, आपको डेकोरेशन की चीज़ों का शौक़ है, आपको क्रॉकरी, मतलब किसी भी चीज़ का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पंखा बंद है तो थोड़ा सा सांस फूल रही, पसीना आ रहा है। और बस ईद भी सब गुजर गई है। बस अब ये कि एग्ज़ाम्स का मौसम आ रहा है, ईद का, बकरीद का, उसके बाद बकरीद का मौसम आएगा, त्यौहार आएगा। तो देखें, अल्लाह करे सब ठीक रहे। कल रात को मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक, तो वही सांस फूल रही थी, वॉमिट हुई, एकदम से सांस फूलने लगी। तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। तो अभी अगर गेस्ट आते हैं तो मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो बस यही छोटी छोटी सी क्लिप्स थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। और आप लोग को भी अगर कराची में आप रहते हैं तो लाजमी विज़िट ज़रूर करें। जी, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले घर आई हूँ और होम टूर के बाद मैंने जो है ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि गेस्ट आ गए थे और उसके बाद सच बात तो ये कि मैं भूल भी गई थी ब्लॉग बनाना। तो मैंने कहा कि ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि जो मैंने नहीं किया था। तो अभी ये है कि घर आने के बाद एक चीज़ जो मैं इस ब्लॉग के थ्रू एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी, कोई ख़ास बात नहीं है, मगर जिनको मैं मैसेज कन्वे करना चाहूँगी, अगर वो मेरे ब्लॉग देखते हैं और अब मुझे पता चला है कि वो मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये मैसेज है। अब चाहे वो अच्छा माने बुरा माने, मैं कुछ हार्श वर्ड नहीं बोलूँगी, बट सिर्फ इतना कहूँगी कि ईद एक ऐसा त्यौहार होता है कि जिस पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता। ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जिस पर लोगों को स्पेशली इनवाइट नहीं किया जाता है। अगर ईद पर कोई आपके घर मेहमान आता है तो वो रहमत, मेहमान तो वैसे भी वैसे रहमत होता है, ये तो सभी को पता है, मगर आज के दौर में मेहमानों का सहमत समझा जाता है। और अगर ईद, बकरीद स्पेशली वो त्यौहार होते हैं जिसमें अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही कोई आपको स्पेशली इनवाइट करता है। हाँ, करीब की, जैसे आपके ससुराल में आपके बंदे हैं या आपकी माँ बाप है तो आप उनके वैसे ही जाते हैं, मगर वैसे रैंडमली या किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको इनवाइट करे, या आपको अगर उन्हें इनवाइट किया नहीं किया और वो आपके घर आ जाए तो ये बड़ी बुरी बात हो गई है। आई थिंक ये दो त्यौहार तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप चले भी जाएँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, नॉर्मल डेज़ में ये होता है कि आप ज़ाहिर सबकी अपनी मसरूफियात होती है, तो उसमें आप पहले से इन्फॉर्म करके जाएँ ताकि सामने वाले को भी परेशानी ना हो और जाने वाले को भी परेशानी ना। मगर जो ईद और बकरीद, ईद के त्यौहार ऐसे होते हैं मोस्टली सब अपने घरों में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं था कि आप किसी को, क्योंकि आपने इनवाइट नहीं किया है तो अनइनवाइटेड चले जाए। और मैं जिनके लिए कह रही हूँ बस अगर देखते हैं तो वो समझ जाएंगे। मैं या मेरी फैमिली में से कोई भी, मेरा कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं या कोई भी अनइनवाइटेड जाए। मेरी कभी ऐसी आदत है ही नहीं, ना ही मेरी फैमिली मेम्बर्स में से किसी की ऐसी आदत है कि बिन बुलाए को कहीं चला जाए। तो और ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि ये मेरे इन-लॉज़ की तरफ से कुछ नहीं है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं आके लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मैं जिनके लिए बात कर रही हूँ वो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं आई नो, क्योंकि बकौल मुझे पता चला है कि उन्हें मेरी सारी एक्टिविटीज़ का भी पता होता है कि मैं कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो उनको ये भी पता चल ही जाएगा। तो मुझे खुद भी कोई शौक़ नहीं है, ना मेरी फैमिली में से किसी को, कि वो अनइनवाइटेड आए। बट मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मेहमान जो होता है वो रहमत होता है, और ईद बकरीद एक ऐसे त्यौहार है जिस पर आप इन्वाइट ना भी करें तो भी आया जा सकता है। और जहाँ तक घर छोटा बड़ा होने की बात है या और दूसरी बातें हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल में गुंजाइश होनी चाहिए, मगर लोगों के दिल में गुंजाइश नहीं है तो इट्स ओके। मैं कोई ऐसी कोई उसमें नहीं कह रही हूँ,
रिसर्च था जो मैं इसके थ्रू करने गई हूँ। जिस तरह आप मेरी और बातें देखते हैं, जिस तरह आप मेरी और चीज़ों को देखते हैं, तो इसको भी देखिए क्योंकि मुझे लगता है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायतें बड़ी होती हैं, वो आपकी खामियाँ निकालते हैं मगर अपने अंदर खामियाँ देते हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो आप भी परफेक्ट नहीं हैं। अगर मेरे अंदर खराबियाँ हैं या मेरे फैमिली में खराबियाँ हैं तो आप में भी है, आप परफेक्ट नहीं हैं। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले या दूसरे के बारे में बात करने से पहले आप अपने आप को देखा करें कि आप खुद क्या हैं। आपके बच्चे परफेक्ट हैं, आप खुद परफेक्ट हैं। आप दूसरों के बच्चों के बारे में कमेंट्स पास करने से या ये कहने फला नहीं मिलता हमसे या फला, तो आप उससे डायरेक्ट बोल जाते, उसके पेरेंट्स को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरा भाई या मेरी बहन या मैं नहीं मिलते तो आप डायरेक्ट मुझसे बात करें। मेरे माँ बाप को बीच में लाने की या मेरे माँ बाप को बुरा भला कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर मुझसे कोई शिकायत है या मेरे भाई से या मेरी बहन से या किसी से भी, मेरी फैमिली मेम्बर्स में से, और मेरी फैमिली मेम्बर्स ने अपने इस वाले घर की बात नहीं करना, तो अगर उनमें से किसी से आपको है कि मैं मिलती नहीं हूँ या मैं आती नहीं हूँ या मैं पूछती नहीं हूँ या मेरे भाई नहीं करते हैं या कुछ, तो वट एवर, तो आप उनसे शिकायत है तो आप जाकर उनसे डायरेक्ट बात करें, क्योंकि जिसकी जो बात होती है उससे करनी चाहिए। माँ बाप को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अब ना बच्चे माँ बाप के कंट्रोल में होते हैं ना आपके बच्चे आपके कंट्रोल में हैं। अच्छा रहे तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको हैट्स ऑफ करती हूँ, मगर अगर नहीं है तो फिर किसी दूसरे को भी ब्लेम मत करें, क्योंकि सबसे पहले इंसान को अपने गिरबान में झाँकना चाहिए कि आप कितने परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल अच्छे हैं, तो फिर आप दूसरों को बोलें, सही। और अगर कोई भी बात है तो डायरेक्ट उससे क्या करें, थर्ड पर्सन के थ्रू उसके पीछे बातें करना बंद करें। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, ओके। तो बस इतना ही कहूँगी, ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगी कि फिर बात बढ़ जाएगी और लोगों को इतराज़ात शुरू हो जाएंगे। तो बस इतना मैं कह सकती थी, क्योंकि मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ मगर मैं कहूँगी नहीं, और मैं बड़ी देर से बर्दाश्त करी थी, बट क्योंकि ज़ाहिर ना मुझे मिलना है और अब मैं क्लियर एंड कट बता दूँ कि मुझे मिलना ही नहीं है, ना अब ना कभी और ना आज के बाद कभी मुझे मिलना है। तो मैं क्लियर एंड कट बता रही हूँ। तो कभी भी अगर कभी मुलाकात हो तो प्लीज़ शिकायत मत करिएगा कि हमसे मिलती नहीं हो, हमारे घर आती नहीं हो, तो मुझे आना ही नहीं है और ना मुझे आने का इरादा था मेरा। सबसे पहले बात है, मेरा आने का कोई ना तो इरादा था ना मुझे आना था, बट अब आना ही नहीं है कभी भी। और मेरा ये है कि मुझे किसी नहीं मिलना है तो फिर नहीं मिलना। तो बस, और मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि यार ये ब्लॉगिंग है, इसमें आप पर्सनल बातें बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ये जो मैंने बोली है इस पर भी हो सकता है बहुत सारे लोग पूछें कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, क्यों कह रही हो, बट मैं बताऊँगी नहीं। बट जिनके लिए कहा है अगर वो सुन रही हैं तो सुन लें। तो प्लीज़ आप घबराएं नहीं, ना मुझे आना था ना मैं आऊँगी, ना मुझे कभी ऐसा कोई शौक़ है आपके आने का। बट ये कि कोई शिकायत किसी को भी है, अगर उनके अलावा भी किसी को शिकायत है मुझसे या मेरे फैमिली से, तो मुझसे आकर बात करें। मेरे भाई से अगर शिकायत है तो उससे जाकर बात करें। मेरे माँ बाप को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मैं वार्न कर रही हूँ आइंदा के लिए कि मेरे माँ बाप को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें कोई बातें सुनाने की ज़रूरत है। अगर कोई भी शिकायत है डायरेक्ट मुझसे बात करें, अगर मुझसे शिकायत है। और मैं किसी से जब कोई शिकायत नहीं करती तो किसी को मुझसे भी कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरे इन-लॉज़ की बात है, तो जब मैं कराची में थी तो मुझसे कौन कितना मिलने आता था। मुझे इस्लामाबाद गए हुए 6 से 7 साल हो गए। इससे पहले मैं कराची में ही रहती थी, मेरा घर कहाँ है सबको पता है। तो मुझसे मिलने कौन कितनी दफ़ा आए, मैंने तो किसी को मना नहीं किया, ना मेरे ससुराल वालों में से किसी ने मना किया, मगर कोई नहीं आया आज तक मिलने। तो फिर प्लीज़ मुझसे भी ना शिकायत की जाए, क्योंकि मैं तो जब तक कोशिश रही मेरी, मैं जब भी मुझे मौका मिलता रहा मैं गई मिलने, चाहे साल में 2 साल में कभी भी गई। जब तक मेरी दादी ज़िंदा थी तब तक भी मैं गई हूँ मिलने के लिए। हाँ, उसके इंतकाल के बाद भी मैं गई। और सीधी सी बात है कि मुझे अपनी दादी से इंटरेस्ट था, मुझे अपनी दादी से मोहब्बत थी, अब वो नहीं है।
मेरा दिल भी नहीं, मगर उसके बाद भी मैं एक आध दफ़ा गई, लेकिन मेरे ससुराल मेरे वहाँ से कभी कोई मिलने नहीं आया। क्या मैंने तो मना नहीं किया किसी को, ना मेरे इन-लॉज़ में से किसी ने मना किया, वो लोग भी आते हैं। तो जब मैंने कभी शिकायत नहीं की तो प्लीज़ ये शिकायत बंद कर दी जाए कि हिना कभी मिलती नहीं है या फलां कभी मिलता नहीं है। मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, मगर गलत भी करूँगी नहीं, जितनी मैंने कर दी वही बहुत है। तो प्लीज़ मेरे माँ बाप को आइंदा कोई भी कहता है तो ना कहे। मुझसे शिकायत है तो मुझसे बात करें, और अगर मेरे भाई और बहनों से शिकायत है तो उनसे बात करें, मगर मेरे माँ बाप को ब्लेम ना करें। ओके, और मैं जिनके लिए कह रही हूँ वो भी ये बात अच्छी तरह से सुन लें, क्योंकि आई नो कि वो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, तो उनको अच्छी तरह से ये भी देखेंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो जो कहना था आपको मुझसे कह देती, मगर आपको इस तरह से मेरे माँ बाप को कोई भी, उनके अलावा भी जो लोग हैं जो बड़ी बातें बना रहे थे, बहरहाल बस मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। मैंने मजबूरी में सारी बातें की हैं क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और मेरे पास एक यही प्लेटफॉर्म है कहने के लिए। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। मिलूँगी मैं आपसे इंशाल्लाह कल, कल नहीं तो परसों लाजमी, और फिर इस्लामाबाद ही चले जाएंगे हम, वहाँ से ब्लॉग मिलेंगे आपको। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और बाकी ये कि मैं किसी से कोई नाराज़ वराज़ नहीं हूँ, बस जो दिल में था वो कह दिया, क्योंकि मैंने ये सीख लिया है कि दिल में रखने से बातें जो है ना वो अंदर ही अंदर आप भूखते रहते, तो जो है वो बोल दिया करो। और जिनको मुझे कहना था मैंने कह दिया, क्योंकि वो भी बहुत कुछ कह चुकी हैं और कहती हैं, तो इतना तो हक मेरा भी बनता है कि मैं कह दूँ। बाकी ये कि ठीक है, जो मिल रहा है मिले, नहीं मिल रहा ना मिले, डोंट केयर, और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। और बस आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और ये ज़बान कहते हैं ना कि ज़बान से निकलने वाले अल्फाज जो होते हैं ना वो ज़्यादा तकलीफ देता है कंपेयर टू इंसान किसी को मार दे। तो ज़बान का टाँका मेरे भी खुल गया, और थोड़ा बहुत तो खुल ही गया। तो लोग समझते हैं कि ये कुछ बोलते नहीं है तो कुछ भी कह दूँ, ऐसा नहीं है, सबके मुंह में ज़बान होती है, बट कुछ लोग अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं होता, बट दूसरे सामने वाले को इतना ना आजमा कि फिर वो भी बोल पड़े। एनीवेज ब्लॉग का एंड करूँगी, जितना भी ब्लॉग था आज का, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और शब ख़ैर।